हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11। मैं इस गेम में प्रो प्लेयर हूँ। ओबरॉय पैलेस। धुनकी इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़ी थी जहां पर अभी अभी उसने वो सच सुना था जिसे सुनकर उसके चेहरे के रंग फीके पड़ चुके थे। वो लड़के जो सुबह मार्केट में उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उन्हें ओबरॉय पैलेस में से ही किसी ने धुनकी के साथ जबरदस्ती करने के लिए भेजा था। ये बात उसके लिए सिर्फ शॉकिंग नहीं थी बल्कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और उसे सिर्फ एक ही शख्स पर शक था। वो इंसान था स्वरांश ओबरॉय। धुनकी ने अपने जबड़े कस लिए था और उसने सोच लिया था कि वो इस बात पर स्वरांश को काउंटर जरूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और प्रियांशी की एंगेजमेंट हो चुकी थी और अब स्टेज पर उन दोनों के कपल डांस की अनाउंसमेंट हो रही थी। धुनकी का दिमाग इस वक्त हद से ज्यादा खराब था, लेकिन वो पहले प्रियांशी की एंगेजमेंट को एंजॉय करना चाहती थी। वो उस एंगेजमेंट को अटेंड करना चाहती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि प्रियांशी के लिए, क्योंकि प्रियांशी के लिए धुनकी बहुत खास थी। इसलिए वो सब चीजों को छोड़कर पहले आगे स्टेज की तरफ आई और मुस्कुराते हुए प्रियांशी और आर्यन की तरफ देखने लगी, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। तभी वहां पर लाइट्स ऑफ हो गई। धुनकी एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन वो जानती थी कि डांस परफॉर्मेंस के लिए ही लाइट्स ऑफ की गई है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी और उसमें उसका पेट और उसकी कमर साफ नजर आ रहा था। उसे किसी शख्स की उंगलियां अपने पेट पर महसूस हुई और अगले ही पल उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उस शख्स ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसे बिल्कुल खुद के करीब कर लिया। धुनकी एकदम हैरान रह गई। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और अब उसे उस शख्स के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस होने लगे। उसे हद से ज्यादा गंदा महसूस होने लगा। उसने अपने दोनों हाथ उस शख्स के सीने पर रखे और उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वो शख्स पीछे हट ही नहीं रहा था, जैसे वो हद से ज्यादा ताकतवर इंसान हो। धुनकी उसकी बॉडी को टच करते हुए समझने लगी कि आखिर वो इंसान है कौन। लेकिन तभी उस इंसान ने अचानक से उसे छोड़ दिया। धुनकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो खुद ही लड़खड़ा गई और गिरने को हुई। तभी एक दूसरा इंसान वहां पर आया और उसने झट से उसे संभाल लिया। इस वक्त लाइट ऑन हुई और धुनकी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लाइट इतनी तेजी से ऑन हुई थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई थी। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसके सामने स्वरांश खड़ा था। वो गुस्से से स्वरांश को देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत। स्वरांश उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, गुस्सा क्यों हो रही हो? सिर्फ टच ही तो किया है और वो भी तुम्हें गिरने से बचाने के लिए, वरना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेशक से तुम कहीं भी गिरो। ये बोलकर उसने एक झटके में धुनकी को छोड़ दिया तो धुनकी एक बार फिर से लड़खड़ा गई। उसने अब खुद ब खुद स्वरांश का हाथ पकड़ लिया खुद को गिरने से बचाने के लिए, लेकिन उसकी गुस्से भरी नजरें अभी भी स्वरांश पर थी। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, अब तुमने मुझे क्यों हाथ लगाया? अब बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? धुनकी दांत पीसते हुए बोली, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मुझे गिरने से बचाने वाले तुम हो तो मुझे गिराने वाले भी तुम हो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले वेदिका वहां पर आई और स्वरांश के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ हम डांस के लिए चलें। ये बोलकर उसने धुनकी के हाथ से स्वरांश का हाथ छुड़ाया और उसे डांस के लिए स्टेज पर ले गई, जहां पर प्रियांशी और आर्यन का डांस होने वाला था। म्यूजिक शुरू हो चुका था और प्रियांशी और आर्यन के साथ कुछ और कपल्स भी थे, जिनमें अब वेदिका और स्वरांश भी शामिल हो चुके थे। धुनकी उन सब की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से एक हाथ उसके सामने आया। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि स्वरित का था। स्वरित उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, विल यू बी माई डांस पार्टनर? उसका सवाल सुनकर धुनकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वरित को क्या जवाब दे।
क्योंकि वो स्वरित को मना भी नहीं कर सकती थी। आज तक स्वरित ने कभी उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि हमेशा अच्छे से पेश आया था। उसने तो वसुंधरा जी के सामने उसका साइड भी लिया था, लेकिन हाँ करना भी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर ना करने से बेहतर उसे हाँ लगा तो उसने अपना हाथ स्वरित के हाथ पर रख दिया। वही स्वरांश बेशक से वेदिका का हाथ पकड़कर स्टेज पर खड़ा था, लेकिन उसकी गहरी नजरें धुनकी पर थी। ना कोई लकीरें, ना दायरे, इश्क में हद होती नहीं। म्यूजिक स्टार्ट हुआ और स्वरित धुनकी को लेकर डांस स्टेज पर आ गया। वसुंधरा जी ने जब उन दोनों को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। जब धुनकी उन्हें स्वरांश के लिए पसंद नहीं थी तो स्वरित के लिए तो होती ही क्या। वो गुस्से से बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये हमारे बेटे के साथ डांस करें। ये बोलते हुए उनके जबड़े कस चुके थे। वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर मीडिया वाले स्टेज की तरफ जाने लगे तो उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। उन्हें ओबरॉय नाम के साथ कोई खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो फिलहाल खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी जगह पर खड़ी रही। वहीं धुनकी का हाथ स्वरित के हाथों में था और स्वरित ने अब अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। धुनकी ने तुरंत नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। स्वरित मुस्कुराया और बोला, अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो क्या मैं अपना हाथ हटा लूं? उसके सवाल पर धुनकी पहले तो हड़बड़ा गई और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ओबरॉय। उसकी बात सुनकर स्वरित मुस्कुराया और वो स्मूथली धुनकी के साथ डांस करने लगा। इतना बेहद होता है कि ये फितूरी घटती नहीं। ना कोई लकीरें, ना दायरे, इश्क में हद होती नहीं। इतना बेहद होता है कि ये फितूरी घटती नहीं। तभी डांस करते हुए धुनकी की नजरें स्वरांश पर गई। वो स्वरांश को घूर रही थी। स्वरांश ने पहले उसके बने हुए लहंगे को खराब किया और फिर उन लड़कों से स्वरांश की सच्चाई जानकर धुनकी का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल होने लगा था। स्वरित उसके गालों पर आए हुए बालों को साइड करते हुए बोला, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? धुनकी उसके सवाल पर वापस उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ओबरॉय। ये बोलकर उसने अपना ध्यान स्वरांश से हटाने की कोशिश की, लेकिन स्वरांश का ध्यान भी धुनकी पर ही था और धुनकी भी ना चाहते हुए बार बार उसकी तरफ देख रही थी। अचानक ही डांस पार्टनर्स बदले तो स्वरित ने धुनकी का हाथ छोड़ दिया और तुरंत वेदिका का हाथ पकड़ लिया। वेदिका मुस्कुराए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितने दिनों बाद हम ऐसे डांस कर रहे हैं ना अंकित? स्वरित मुस्कुराया और बोला, हाँ मैंने तुम्हें काफी मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? वेदिका उसके सवाल पर बोली, ऑफ कोर्स। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश के हाथ धुनकी की कमर पर थे। बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है, अब क्या गलत और क्या सही, जब रूहदारियां तुमसे ही है। स्वरांश ने धुनकी को अपनी तरफ खींचा और बोला, जब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा तो तुमने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। इरादे क्या है तुम्हारे? ओबरॉय पैलेस में लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए तुम्हें? उसके सवाल पर धुनकी हैरानी से बोली, क्या क्या कहा तुमने? मैंने और तुम्हारे भाई को जाल में फंसाना शुरू कर दिया। तुम्हारा भाई दूध पीता बच्चा है क्या जो ऐसे मेरी बातों में आ जाएंगे? जरा सा तो दिमाग लगाओ अपना स्वरांश ओबरॉय, या फिर सारा दिमाग तुमने आज सुबह ही लगा दिया? उसके सवाल पर स्वरांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो जल्दी से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और फिर धुनकी की पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। धुनकी का दिल जोर से धड़क उठा। स्वरांश का चेहरा उसके कंधे पर था और वो उसकी गर्दन से अपना चेहरा रगड़ने लगा। निगाहों में मधोशियां हैं, मधोशियां तेरी है, मधोशियां। डूब जानिया ऐसे डूब जानिया, फिर कभी ना मैं तुझसे उभर पाना। उसकी इस हरकत को महसूस कर धुनकी गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। स्वरांश ठंडे लहजे में बोला, पहले अपनी बात का मतलब बताओ। कहना क्या चाहती हो तुम? कहाँ पर दिमाग लगाया मैंने? मुझे लगता है तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो गया है।
इसलिए तुम ऐसी फालतू की बकवास कर रही हो। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मिस धुनकी। मेरे भाई से दूर रहना। वो थोड़ा सीधा इंसान है। तुम जैसी टेढ़ी लड़कियों को हैंडल करना उसे नहीं आता, लेकिन मैं इस गेम में प्रो प्लेयर हूँ। ये कहते हुए उसने फिर से धुनकी को घुमाया और इस बार उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर खींचा। अब धुनकी का सीना स्वरांश के सीने से आ लगा। धुनकी उसकी ओर घूरते हुए बोली, वो तो मुझे तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है। पहले लड़कियों को प्रॉब्लम में फंसाना और फिर उन्हें निकालना, ये काम किसी प्रो प्लेयर का हो सकता है। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, स्वरांश ओबरॉय, मेरे साथ अपनी ये हरकतें बंद करो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारी इस तरह की घटिया हरकतों को बर्दाश्त करूंगी। खबरदार, अगर आइंदा मेरे साथ ये चालबाजी करने की कोशिश भी की तो। मैं दिखने में मासूम हूँ, लेकिन इतनी मासूम भी नहीं हूँ। अब अगर तुमने मेरे साथ कोई घटिया हरकत की तो मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी और सबसे पहले बताऊंगी तुम्हारे भाई मिस्टर ओबरॉय को, ताकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चले। उन्हें मालूम चले कि जिस भाई को वो इतना काबिल समझ रहे हैं, वो कितना बड़ा ठग है। ये कहकर उसने एक झटके में स्वरांश को छोड़ा और तुरंत वहां से चली गई। स्वरांश बस उसे देखता रह गया। उसे तो धुनकी की बातों का मतलब ही समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी और बोलकर क्या गई। वो भी तुरंत स्टेज से नीचे उतर गया। वहीं स्वरित और वेदिका अभी भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और बाकी लोग भी। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हुई और सारे मेहमान जाने लगे। प्रियांशी धुनकी को ढूंढ रही थी। उसे धुनकी को थैंक यू बोलना था क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी एंगेजमेंट पार्टी इतनी शानदार रही थी। उसने एक सर्वेंट से पूछा, आपने धुनकी को कहीं देखा है? सर्वेंट जल्दी से बोला, हाँ, वो थोड़ी देर पहले ही ऊपर टेरेस पर गई थी। टेरेस का जिक्र सुनकर प्रियांशी टेरेस की ओर जाने लगी, लेकिन तभी स्वरित ने उसे आवाज देकर रोका, कहाँ जा रही हो? प्रियांशी जल्दी से बोली, एक्चुअली मुझे धुनकी से बात करनी है। आज उसने मेरा ये लहंगा इतना अच्छे से तैयार किया, तो मुझे उसे थैंक यू बोलना है। स्वरित हल्की मुस्कान के साथ बोला, धुनकी को थैंक यू तुम बाद में बोलना, पहले जाकर थोड़ी देर आराम करो। मुझे जब धुनकी दिखेगी, तो मैं उसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा। प्रियांशी जल्दी से बोली, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ और कहती, स्वरित बोला, मैंने कहा ना, तुम जाओ, जाकर आराम करो। उसकी बात पर प्रियांशी ने अपना सिर हिलाया और ऊपर चली गई। स्वरित ने अब टेरेस की ओर देखा और कुछ ही देर में वो टेरेस पर पहुंचा, जहां धुनकी रेलिंग से लगी खड़ी थी और ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। उसे देखते हुए स्वरित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धुनकी के पीछे आकर खड़ा हुआ और धीमे से बोला, आसमान में तारे गिन रही हो? धुनकी सिसकते हुए बोली, नहीं, तारों से बात कर रही हूँ। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो रो रही थी। स्वरित ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी ओर घुमाया। वो धुनकी के एकदम करीब आ गया और उसने उसकी ठोड़ी के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि धुनकी की आंखों में लबालब आंसू थे। एपिसोड 12, प्यार का इजहार। ओबरॉय पैलेस। स्वरित ने धुनकी के चेहरे को अपने 2 उंगलियों से छुआ और हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया, तो अगले ही पल उसकी नजर उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखों पर गई और उसका दिल एकदम से विचलित हो उठा। वो तुरंत बोला, तुम रो क्यों रही हो? धुनकी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं कहाँ रो रही हूँ? मैं नहीं रो रही। स्वरित उसे घूरते हुए बोला, ये क्या बात हुई? अभी अभी तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब तुमने झट से अपने आंसू साफ कर लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना, कि तुम रो नहीं रही थी? अच्छा अब जल्दी से बताओ मुझे तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? धुनकी ने अपना चेहरा नामे हिलाया, हालांकि वो स्वरित से स्वरांश के बारे में बात करना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि कैसे स्वरांश ने उसका बनाया हुआ लहंगा खराब किया और उसके पीछे गुंडों को भेजा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ करे,
बेशक से स्वरांश और स्वरित के लिए ये बात बड़ी ना हो, लेकिन धुनकी के लिए बहुत बड़ी थी। आज उन गुंडों ने उसकी इज्जत पर वार किया था। वो भला इस बात को कैसे जाने दे सकती थी, पर वो मजबूर थी। स्वरित ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं जानता हूँ जिस तरह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा धुनकी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। धुनकी ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया है धुनकी। तुम्हें देखते ही अब मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ तो बस तुम्हें देखा ही रह जाता हूँ। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और ना ही मुझे ज्यादा बातें बनाना आता है। मैं बस सिंपल सा लड़का हूँ, जो सिर्फ बिजनेस करना जानता हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मैं ख्वाब देखने लगा हूँ। बातें भी बनाने लगा हूँ, लेकिन उन बातों का जवाब भी मैं खुद ही खुद को दे देता हूँ। अब मैं कैसे कहूँ तुमसे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। धुन की स्वरित की बातें सुनते हुए बस उसे देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। आज कोई लड़का उससे प्यार का इजहार कर रहा था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि स्वरित ने सामने से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों का मतलब धुन की बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से स्वरित उसे ये सब बातें कहेगा। अभी स्वरित से मिले उसे मुश्किल से 2 दिन हुए थे। स्वरित ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों से आजाद किया और कहा, सॉरी, तुम्हें बिना तुम्हारी इजाजत के छुआ, लेकिन तुम्हें रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। बट आई प्रॉमिस, आइंदा मैं कभी तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बिना नहीं छूऊंगा। लेकिन क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकती हो? धुन की एक बार फिर से सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। स्वरित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझसे ये वादा करोगी कि आज के बाद तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे? आई नो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शायद कोई हिंदी मूवी देखकर आया हूँ और उसके डायलॉग बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब मेरे दिल की बातें हैं। धुन की, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना तो चाहता हूँ, लेकिन शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब हो जाएगा। इसीलिए तुम टेंशन मत लो, अभी के लिए मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ, तो अपनी फीलिंग्स के लिए पूरी तरह से श्योर हो जाऊं। तभी मैं तुमसे वो इजहार करूंगा, जो शायद किसी भी लड़की के लिए उसका ख्वाब हो सकता है। धुनकी को अब स्वरांश की बातें याद आने लगी। स्वरांश ने उससे कहा था कि उसका भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, उसे लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता, लेकिन वो खुद इस काम में प्रो प्लेयर है। वो मन ही मन बोली, तुमने सही कहा था स्वरांश ओबरॉय, कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत अलग है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों भाई होकर एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हो। लेकिन थैंक गॉड, मिस्टर ओबरॉय तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? धुन की अचानक से होश में आई और अपना सिर न में हिलाकर बोली, कुछ नहीं। स्वरित मुस्कुराया और बोला, अब नीचे चलें। मैं जानता हूँ, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। स्वरित की बात पर धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्वरित मुस्कुरा कर बोला, मैं और कुछ तुमसे नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा दोस्त तो बन सकता हूँ ना। वो दोस्त, जिसकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, भले ही हमारे बीच कोई और रिश्ता बने या न बने। ये बोलते हुए वो धुनकी को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। धुनकी ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। पहली बार उसके दिल में इस तरह की कोई फीलिंग आ रही थी। उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ गई, और स्वरित उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों नीचे आए और स्वरित उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया। हालांकि उसने तो एंगेजमेंट पार्टी में खाना खा लिया था, लेकिन वो धुनकी को कंपनी देना चाहता था, इसलिए उसके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और एक नौकर को खाना सर्व करने के लिए कह दिया।
वहीं दूसरी तरफ स्वरांश और वेदिका दोनों हंसते हुए बाहर से अंदर आए। एंगेजमेंट पार्टी के बाद वे दोनों एक ड्राइव पर गए थे, जो असल में वेदिका के कुछ काम से रिलेटेड था। लेकिन अंदर आते ही स्वरांश की नजर डाइनिंग टेबल पर गई, तो उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। वहीं वेदिका भी हैरानी से धुनकी और स्वरित को देख रही थी। धुनकी अपना खाना खत्म कर रही थी और स्वरित उसे हंसाए जा रहा था। जब धुनकी की नजर स्वरांश और वेदिका पर पड़ी, तो उसकी हंसी भी रुक गई। वेदिका ने स्वरांश का हाथ थामकर कहा, क्या हुआ? तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? स्वरांश गुस्से से बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को अपने जाल में फंसाने की? ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन वेदिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। तुम मेरे साथ चलो, कहते हुए वो उसे दूसरी तरफ ले गई। धुनकी ने उन दोनों को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? अपना खाना खत्म करो ना। धुनकी मुस्कुराए और एक बार फिर से अपना खाना खत्म करने लगी। उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और मुस्कुराते हुए स्वरित की तरफ देखा। थैंक यू सो मच, मिस्टर ओबरॉय। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना आजकल कौन किसी को पूछता है, खासकर उसे जिससे किसी का कोई मतलब न हो। स्वरित तुरंत बोला, किसने कहा तुमसे कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं? मुझे तुमसे बहुत मतलब है, और वो मतलब बहुत मतलबी है। धुनकी ने हैरानी से उसे देखा। स्वरित मुस्कुराया और बोला, पर वो मतलब क्या है? ये जानने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। असल में, मैं थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ ताकि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। उसकी बात सुनते हुए धुनकी का चेहरा गुलाबी हो गया। वो शर्माते हुए बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। स्वरित ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, और धुनकी तुरंत अपनी प्लेट किचन में रखकर वहां से चली गई। स्वरित उसे जाते हुए देख रहा था, और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। उधर वेदिका स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम स्वरित के सामने जाकर उसे कुछ कहोगे, तो वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा? तुम जानते हो ना, स्वरित का दिल कितना अच्छा है। वो धुनकी की बजाय तुम्हें ही सुना देगा। इसलिए जो भी करना है, उसे बताए बिना करो। अगर कोई तुम्हारे भाई को अपने जाल में फंसा कर तुम पर वार करना चाहता है, तो सीधा उसी इंसान पर वार करो। देखना, फिर कैसे उसे अपनी औकात याद आएगी। उसकी बात सुनते हुए स्वरांश का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं इस धुनकी को उसकी औकात दिखाऊंगा। उसे मेरे भाई को अपने जाल में फंसाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो अंदर की तरफ चला गया, और वेदिका के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई। वो मुस्कुराकर बोली, वैसे तो मुझे स्वरित से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वरित के बहाने अगर तुम धुनकी को इस घर से बाहर फेंक दो, तो मजा आ जाएगा। तब उस धुनकी को पता चलेगा कि वेदिका से पंगा लेना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। ये बोलकर वो फिर से तिरछा मुस्कुराई। वहीं धुनकी अपने कमरे में आई और कपड़े बदलने लगी। उसने अभी तक साड़ी पहनी हुई थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जो अंदर से लॉक था। अब वो मिरर के सामने आकर खड़ी हुई और साइड से अपना पल्लू हटाने लगी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, और स्वरांश अंदर आ गया। धुनकी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। वो अपना पल्लू ऊपर करना चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसका पल्लू उसके हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। स्वरांश की नजरें सीधे धुनकी के सीने पर जा टिकी। एपिसोड 13, आई हेट यू स्वरांश ओबरॉय। ओबरॉय पैलेस। जैसे ही स्वरांश धुनकी के कमरे में आया, तो आते ही उसकी नजरें धुनकी पर गई। धुनकी अपनी साड़ी का पल्लू हटा रही थी, लेकिन जब उसने स्वरांश को देखा तो वो तुरंत उस पल्लू को ठीक करने लगी, पर वो पल्लू कमबख्त उसके हाथों से फिसल गया और साड़ी पूरी नीचे जमीन पर फैल गई। उसका ब्लाउज थोड़ा छोटा था, और जिसकी वजह से आज उसका फिगर थोड़ा उभरा हुआ लग रहा था। उसे देखते हुए स्वरांश की नजरें उसकी चेस्ट पर ही टिक गई, और अगले ही पल वो उसके करीब बढ़ने लगा। धुनकी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
वो उसे रोकना चाहती थी लेकिन शब्द उसके मुंह में आ ही नहीं रहे थे या फिर आकर उसके मुंह से निकल नहीं रहे थे। स्वरांश उसके बिल्कुल करीब आया और अपनी नजरें झुकाकर उसकी गोरी गर्दन और उसकी तरफ देखने लगा। धुनकी जैसे ही होश में आई वो तुरंत बोली, क्या क्या कर रहे हैं आप साइड हटिए यहाँ से। ये बोलते हुए उसने स्वरांश को धक्का देना चाहा ताकि वो अपना पल्लू हटा सके, लेकिन जैसे ही उसने स्वरांश का हाथ पकड़ा स्वरांश ने उसकी कलाई को कसकर थाम लिया और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। धुनकी हल्का सा ऊपर की तरफ उठते हुए सीधा उसके सीने से आ लगी और अब स्वरांश की नजरें उसकी गर्दन और उसके सीने पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो तुम्हें यूं ही लिटिल फिगर कह रहा था, इतना लिटिल फिगर भी नहीं है तुम्हारा। उसकी बात सुनते हुए धुनकी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? स्वरांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, मेरा मतलब समझ नहीं आया या फिर अपने फिगर के बारे में एक बार फिर से तारीफ सुनना चाहती हो? अगर साफ साफ कहूं तो काफी सेक्सी लग रही हो तुम। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से उसे इंटेंस नजरों से देखा। धुनकी ने उसे जोर से सीने पर मारते हुए खुद से दूर किया और बोली, साइड हटो, छोड़ो मुझे वरना मैं चिल्ला दूंगी। उसकी इस बात पर स्वरांश हंसा और बोला, तो चिल्लाओ, रुकी क्यों हो? लेकिन चिल्लाना अपने रिस्क पर। अगर कोई आया तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें पूछने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। आखिर तुम गेस्ट हो हमारी, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे में आया तो तुमने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। यू नो वॉट आई मीन। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली धुनकी की गर्दन पर रखी और उसे गोल गोल घुमाना शुरू किया। धुनकी ने एक गहरी सिसकी भरी। उसकी वो उंगली जो उसकी गर्दन पर चल रही थी उसे एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। उसकी सांसों ने एक अलग ही तूफान मचाना शुरू कर दिया था और उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे थे। उसने जल्दी से अपने होठों को कंट्रोल किया और बोली, तुम जैसे बदतमीज इंसान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। मैं तो तुम्हें एक नज़र खुद को देखने ना दूं, तुम्हें सेड्यूस करना तो दूर की बात। स्वरांश तिरछा मुस्कुराकर बोला, कितनी समझदार हो ना तुम। मैंने तो अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं लेकिन तुम समझ गई कि मैं तुम पर क्या इल्जाम लगाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर अपना पल्लू अपने हाथ से गिरा दिया ताकि मैं तुम्हें इस तरह से देखूं और सेड्यूस हो जाऊं? कहीं मेरा अंदाजा सच तो नहीं? उसकी बात सुनकर धुनकी गुस्से से बोली, तुम जैसे इंसान को सेड्यूस नहीं किया जा सकता। यू नो वॉट क्यों? क्योंकि सामने वाले में थोड़ा दम होना चाहिए। वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हम उसे सेड्यूस करें तो कम से कम हमारा कोई फायदा हो। बेशक से कोई नीड पूरी हो, लेकिन तुमसे तो किसी की नीड पूरी हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ होगा कि तुम किसी लड़की की जरूरत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश ने उसकी कलाई को कसकर मरोड़ दिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बेहद गुस्से से बोला, तुम्हें मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करके दिखाऊं क्या? मैं कौन सी जरूरत पूरी कर सकता हूं और कौन सी नहीं? ऐसी जरूरत पूरी करूंगा कि पूरी रात रोती रह जाओगी, लेकिन छूट नहीं पाओगी मुझसे। ये बोलते हुए उसका चेहरा अभी तक कांप रहा था। धुन की दर्द से आह भर रही थी। जिस तरह से स्वरांश ने उसकी कलाई को मरोड़ा हुआ था उससे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका दर्द उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था लेकिन स्वरांश तो जैसे पूरा बेरहम हो चुका था। धुनकी की बातों ने उसे इस तरह से ट्रिगर किया था कि वो खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन वेट, मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ? ऐसी चीजों के लिए इजाजत नहीं मांगी जाती और तुम जैसी लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसी लड़कियां तो खुद जैसे अमीर लड़कों के बिस्तर पर आने के लिए बेसब्र रहती है। तो क्यों ना आज तुम्हारी इस बेसब्री को पूरी तरह से दूर कर दिया जाए। ये बोलकर उसने अगले ही पल धुनकी को अपने कंधों पर उठा लिया तो धुनकी एकदम हैरान रह गई। उसने जोर से स्वरांश की पीठ पर अपने हाथ चलाने शुरू किए। वो उसकी पीठ पर लगातार मुक्कों से मारे जा रही थी, लेकिन स्वरांश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे लेकर बिस्तर तक आया और अगले ही पल उसने धुनकी को जोर से बिस्तर पर पटक दिया। धुनकी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी।
वो झट से खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्वरांश ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया और अगले ही पल अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। धुनकी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे करीब भी आए ना तो मैं सच में शोर मचा दूंगी। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, मचाओ शोर, मैं भी तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। यू नो वॉट आई मीन। कौन सी आवाजों की बात कर रहा हूँ मैं, जानती हो ना तुम। ये बोलते हुए वो तकरीबन अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोलकर धुनकी के ऊपर झुका। धुनकी सरककर पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन स्वरांश ने उसके पैर को अपने हाथ में पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचा और फिर पूरी तरह से उस पर झुक गया, जिससे धुनकी और भी ज्यादा डर गई। उसने अपने हाथ स्वरांश के सीने पर रख दिए थे और उसे धकेलने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन स्वरांश ने उसके दोनों हाथों को वापस पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ऊपर की तरफ लगा दिया। वो धुनकी को डेविल नजरों से देख रहा था। धुनकी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि वो प्रियांशी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर वो अपने भाई की हरकत को देखती तो बेचारी की पूरी शादी का माहौल खराब हो जाता और ऊपर से स्वरित ने जिस तरह से आज अपने दिल की बातें इतनी आसानी से धुनकी को कह दी, धुनकी उसे भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर स्वरांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? अब रोने क्यों लगी तुम? मुझे तो लगा था तुम शोर मचाओगी, पूरे घर को इकट्ठा करोगी, फिर पुलिस स्टेशन में जाओगी, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाओगी, मेरे खिलाफ मोर्चा लड़ोगी। मैं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ ना, लेकिन तुम तो यहाँ पर अबला नारी की तरह आंसू बहाने लगी। ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। धुनकी रोते हुए बोली, तुम्हारी हरकतें सच में बहुत ज्यादा घटिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रियांशी का भाई इस तरह का हो सकता है। वो बहुत तारीफ करती थी अपने भाइयों की, तो मैं ये सोचती थी कि तुम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सच कहूं आज तक मैंने तुमसे ज्यादा बदतमीज, घिनौनी सोच वाला और घटिया लड़का नहीं देखा। स्वरांश ने अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को कसकर पकड़ा और बोला, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आंखों से आंसू बहा रही हो लेकिन जुबान बंद नहीं होगी तुम्हारी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जुबान को कैसे बंद करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बोलकर उसने एक झटके से धुनकी का चेहरा छोड़ा और अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। धुनकी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। उसके हाथ बहुत जोरों से दर्द कर रहे थे जिन्हें वो स्वरांश से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वरांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो लगातार अब उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और वो भी काफी ज्यादा वाइल्ड होकर धुनकी सिसकने लगी थी। स्वरांश ने उसके सीने पर अपने होंठ रखे और उसकी स्किन को अपने होठों में दबा लिया और उसे लव बाइट देने लगा था ताकि धुनकी ने आज उसके सामने जो बकवास की है, उसकी सजा उसे हमेशा याद रहे। धुनकी दर्द से तड़प उठी। उसके पैर जोरों से बिस्तर पर मचल रहे थे और वो हद से ज्यादा तड़प रही थी, लेकिन स्वरांश ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके सीने पर गहरा लाल निशान नहीं हो गया। अगले ही पल उसने अब उसके हाथों को छोड़ा तो धुनकी उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन स्वरांश ने एक बार फिर से उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। स्वरांश गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, एक गलती की सजा भुगत रही हो और दोबारा गलती करने चली। अगर इसकी सजा दूंगा तो पूरी रात दर्द से तड़पती रहोगी। धुनकी अपनी नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई हेट यू स्वरांश ओबरॉय, आई हेट यू। स्वरांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं भी कोई प्यार नहीं करता हूँ तुमसे लिटिल फिगर, बेइंतहा नफरत है मुझे तुमसे और अब तुम मेरी वो बात ध्यान से सुनो जो कहने के लिए मैं यहाँ पर आया था। धुनकी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। स्वरांश उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मेरे भाई से दूर रहना। अगर अब तुम मुझे उसके आसपास डोरे डालती हुई नजर आई ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने पहले भी कहा था तुमसे, मेरा भाई उन लड़कों जैसा नहीं है जिन्हें तुम अपने जाल में फंसाती हो, इसलिए दूर रहो उससे। धुनकी गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। उसने तो स्वरित पर कोई डोरे नहीं डाले थे। स्वरित खुद था जो उसे प्रपोज कर रहा था। वो गुस्से से बोली, ओह रियली,
फिर तो मुझे वार्निंग देने से पहले तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए। उसकी बात पर स्वरांश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एपिसोड 14 क्या कल रात तुम दोनों एक साथ थे? ओबरॉय पैलेस। धुनकी की बात सुनकर स्वरांश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो तुरंत बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं अपने भाई से जाकर क्या पूछूं? धुनकी भी झट से बोली, वो तो तुम्हें तुम्हारे भाई के पास जाकर ही पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। उनसे कहना कि वो मुझसे दूर रहे। अगर वो मुझसे दूर रहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो खुद मेरे करीब आते हैं तो डोंट यू डरे टू टॉक टू मी लाइक दैट अगेन। उसकी बात सुनकर स्वरांश हैरान रह गया। उसका एटीट्यूड देखकर एक पल के लिए तो स्वरांश का मन किया कि उसे कुछ ऐसा सुनाए। उसे अफसोस होगा कि उसने स्वरांश ओबरॉय से इस लहजे में बात ही क्यों की, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अचानक से दरवाजा बजने लगा। इतनी रात को दरवाजा बजते हुए देखा स्वरांश और धुनकी दोनों हैरान रह गए। स्वरांश तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, किसी को अपने रूम में बुलाया था क्या तुमने? धुनकी गुस्से से बोली, ये हरकतें तुम करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ। स्वरांश हंसा और बोला, तुम ये हरकतें कर भी नहीं सकती, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? तुम मेरे डैड पर कैसे जा सकते हो? मैंने कभी तुम्हारे भाई या पापा का नाम लिया क्या? तो तुम मेरी फैमिली का नाम बीच में क्यों ला रहे हो? स्वरांश जल्दी से बोला, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी फैमिली तक पहुंचने की। धुनकी व्यंग्य से बोली, और तुम किसी की भी फैमिली तक पहुंच सकते हो। स्वरांश गुस्से से बोला, ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने और जाकर दरवाजा खोलो। धुनकी हैरानी से बोली, तुम सच में पागल हो? भला मैं कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो? स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? बस उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है। कुछ बहुत सीरियस वाला चल रहा है, जो पूरी रात हम एक दूसरे के साथ। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही धुनकी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। वो एकटक स्वरांश की आंखों में देखने लगी और स्वरांश भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। उन दोनों के लिए ही जैसे वक्त एक पल के लिए थम सा गया था। तकरीबन 1-2 मिनट वो दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे और फिर जब दोबारा डोरबेल बजा तो उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे से अपनी नजरें हटाई। स्वरांश तुरंत धुनकी के ऊपर से हट गया। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो हैरान था कि उसकी धड़कनें इतनी तेजी से क्यों चल रही है, लेकिन अब वो धुनकी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वही धुनकी ने जल्दी से अपनी साड़ी को सही किया और फिर तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने पलट कर स्वरांश की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि स्वरांश वहां पर नहीं खड़ा था जहां पर वो पहले था। उसे टेंशन होने लगी। अगर किसी ने स्वरांश को उसके रूम में देख लिया तो स्वरांश को तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन सब लोग उस पर उंगली उठाएंगे और स्वरांश तो सच भी नहीं बोलेगा। वो तो जरूर सबको यही बोलेगा कि हाँ, धुनकी ने उसे अपने रूम में बुलाया है। ये बात सोचते हुए उसका दिमाग फट रहा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान हुई क्योंकि सामने स्वरित खड़ा था। स्वरित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक हो ना धुनकी? धुनकी ने भी फीका सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर ओबरॉय, क्यों, क्या हुआ? स्वरित जल्दी से बोला, वो एक्चुअली तुम टेरेस पर रो रही थी तो मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। बार बार तुम्हारा रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था तो सोचा एक बार तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। अब बस तुम्हें देख लिया तो मेरे दिल को सुकून मिल गया, अब चलता हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर स्वरित वहां से चला गया और धुनकी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वो खुद से ही बोली, एक भाई मेरी जिंदगी हराम करने पर तुला है और दूसरा भाई मुझे खुश देखना चाहता है। दोनों में कितना फर्क है, लेकिन ये चिलगोजा है कहाँ पर? ये बोलते हुए अब उसने अंदर की तरफ देखा और तुरंत दरवाजा बंद कर अंदर आई। वो इधर उधर नजर घुमाते हुए बोली, कहाँ हो तुम मिस्टर बदतमीज, बाहर निकलो।
लेकिन स्वरांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने 3-4 बार मिस्टर बदतमीज कहकर स्वरांश को बुलाया, लेकिन स्वरांश वहां पर था ही नहीं। धुनकी की नजर अब सामने विंडो पर गई जो खुली थी, मतलब साफ था कि स्वरांश उस विंडो से बाहर जा चुका है। धुनकी अब अंदर की तरफ आई और एक गहरी सांस लेकर बोली, कितना खड़ूस है ये स्वरांश ओबरॉय। इससे जरा बचकर रहना पड़ेगा वरना ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। आई होप अभी दोबारा मुझसे पंगे ना ले, वरना मैं उसके बारे में मिस्टर ओबरॉय को सच बता दूंगी। ये बोलते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और फिर कुछ देर बाद वापस बिस्तर पर जाकर आराम से लेट गई, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर आई उसे स्वरांश अपने आसपास महसूस होने लगा। स्वरांश जो परफ्यूम लगाता था उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा तेज थी, जो बेड पर अभी तक महसूस हो रही थी। धुन की जहां पर भी करवट लेती उसे स्वरांश की फ्रेग्रेंस फील होने लगती, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ पा रही थी। कुछ देर वो यूं ही इधर उधर करवट लेती रही और फिर आखिर सो ही गई। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश अपने रूम में था और बार बार उसकी आंखों के सामने धुनकी की आंखें आ रही थी। जिस तरह से कुछ पल के लिए धुनकी के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ था उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। स्वरांश खुद से ही बोला, मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे उसे लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। आई जस्ट हेट हर। अगर मेरा बस चलता तो अब तक तो मैं उसके साथ। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप बंद किया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। वो बस अब सोना चाहता था, धुनकी के बारे में एक पल भी नहीं सोचना चाहता था। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त, धुनकी की आंखें खुली और वो मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी। कल रात की बातें उसके दिमाग में घूम तो रही थी, लेकिन उन बातों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उठकर वॉशरूम में आई और फिर फ्रेश होकर बाहर की तरफ आ गई। वो बाहर गार्डन एरिया में जाना चाहती थी ताकि थोड़ा वक्त वॉक कर सके, लेकिन जैसे ही वो वहां पर आई उसकी नजर सामने स्वरांश पर गई जो गार्डन एरिया में पुशअप लगा रहा था। वैसे तो स्वरांश जिम एरिया में 2-3 घंटे बिताता था, लेकिन जब उसे पुशअप लगाने होते थे तो वो गार्डन एरिया में आकर ही लगाता था और वहां पर रनिंग भी करता था। इस वक्त वो अपने बॉक्स में था और काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका शरीर एकदम कसा हुआ था और पुशअप्स लगाने की वजह से उसके बदन पर काफी पसीना भी नजर आ रहा था। धुनकी उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर थी, लेकिन बार बार उसकी नजरें स्वरांश पर ही जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते हुए उसका गला सूख रहा था और उसे वही फ्रेग्रेंस फील हो रही थी जो वो बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहती थी। वो खुद से बोली, मैं बार बार इस मिस्टर बदतमीज को क्यों देख रही हूँ। मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, पर लेकिन ये निम्बुडा ऐसा है कि बार बार मेरे दिमाग में घुसता ही चला जा रहा है। अब मैं इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बस अपनी वॉक पर ध्यान दूंगी। ये बोलकर वो साइड साइड में वॉक करने लगी। स्वरांश ने अभी तक उसे नहीं देखा था। जैसे ही वो स्वरांश के पीछे से गुजरने लगी, अचानक ही स्वरांश ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, मेरा टॉवल पास करना। उसकी बात सुनकर धुनकी ने कुछ पल के लिए तो खुद को ही गौर से देखा कि क्या सच में स्वरांश ने उससे ही टॉवल मांगा है। जब उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो वो स्वरांश के पास गई और सामने टेबल पर रखा हुआ उसका टॉवल उठाने लगी, लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसके सामने से टॉवल उठा लिया। धुनकी एकदम हैरान रह गई। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने वेदिका खड़ी थी। उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वरांश के टॉवल को हाथ लगाने की। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर स्वरांश ओबरॉय के टॉवल को हाथ लगाने का। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी। वेदिका हंसी और बोली, ओह रियली, तुम जानती हो पूरी जिंदगी तुमने इतने पैसों के कपड़े नहीं पहने होंगे जिसका 10 गुना महंगा ये टॉवल है। और रही बात तुमसे हेल्प मांगने की, तो स्वरांश तो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी ना देखे। तुम जैसी बहनजियों की तरफ वो देखना तो दूर, तुम जैसियों को अपने आसपास भी नहीं आने देता। उसने ये टॉवल मुझे मांगा था, ना कि तुमसे।
ये बोलते हुए वेदिका ने स्वरांश की तरफ देखा जिसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। स्वरांश ने सामने खड़ी वेदिका को ही टॉवल देने के लिए कहा था, ना कि धुनकी को। वेदिका धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उसके टॉवल को टच करने के बहाने से तुम स्वरांश की चेस्ट को टच करना चाहती हो? उसे फील करना चाहती हूँ। वैसे भी कई लड़कियों की डिजायर होती है लड़कों को टच करना, वो भी सेडिक्टिवली, ताकि वो सेड्यूस हो जाए। उसकी बात सुनकर धुनकी गुस्से से बोली, तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्या? तुम दोनों की सोच कितनी मिलती है? दोनों की सोच एकदम घटिया है। ये डिसाइड करना भी मुश्किल है कि किसकी सोच ज्यादा घटिया है। अचानक ही वहां पर स्वरांश की आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वेदिका से इस तरह से बात करने की? ये बोलते हुए स्वरांश अपने कानों से ब्लूटूथ उतारते हुए धुनकी के पास आया। धुनकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो कि वो मुझसे कैसे बात कर रही है। वो मुझसे जैसे बात करेगी उसे वैसे ही जवाब मिलेगा, और रही बात तुम्हें टच करने की, तो तुम्हें सिर्फ इस जैसी लड़कियां ही टच करने की ख्वाहिश रख सकती हैं। धुनकी बेशक से पैसों वाली नहीं है, लेकिन कोई एरागेरा उसका तो बिल्कुल नहीं महसूस कर सकता। वो खुद को न किसी को हाथ लगाने दे और न खुद किसी को हाथ लगाए। उसकी बात सुनकर स्वरांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, लगता है कल रात की बात भूल गई हो तुम। धुनकी उसकी बात पर कोई जवाब देती उससे पहले वेदिका गुस्से से बोली, क्या कल रात तुम दोनों एक साथ थे? उसके सवाल पर धुनकी और स्वरांश दोनों ने उसकी तरफ देखा। एपिसोड 15, स्वरित के सीने से लगी धुनकी और स्वरांश की जलन। ओबरॉय पैलेस। जैसे ही वेदिका ने स्वरांश और धुनकी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कल रात तुम दोनों एक साथ थे? तो उन दोनों की नजरें भी वेदिका की तरफ उठ गई और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे वो दोनों ही ये बात वेदिका से छुपाना चाहते हो कि हाँ, वो कल रात दोनों एक दूसरे के साथ थे। हालांकि वो पूरी रात एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक तो वो एक दूसरे के साथ ही थे। धुनकी ने अपनी नजरें नीचे झुकाए और वहां से जाने लगी। वेदिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कोई सवाल किया है, मुझे जवाब दो। धुनकी ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और अपना हाथ एक पल में झटकते हुए बोली, तुम ये भूल रही हो कि ना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। तो तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे देना है या नहीं, ये सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है। तुम जबरदस्ती मुझे कुछ पूछ नहीं सकती हो। अगर इतना ही जानना चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कल रात मेरे साथ था या नहीं, तो उससे पूछो। मुझसे क्या पूछ रही हो? ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और वेदिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, देखा देखा तुमने इसका एटीट्यूड, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। जैसे ना जाने कहाँ की हूर परी हो, कहाँ की क्वीन हो। ऐसी लड़कियां जानबूझकर लड़कों के सामने अपना एटीट्यूड दिखाती है ताकि लड़कों को लगे कि हाँ, ये तो बहुत खास लड़की है, इसका तो स्टाइल इतना गजब है, और वो उन लड़कियों के जाल में फंस जाए। उसकी बात सुनकर स्वरांश हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? आई मीन, क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जो इस तरह की हरकतें करती है, या फिर कभी तुमने? ये बोलते बोलते वो रुक गया था। वही वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में कैसे कह सकते हो स्वरांश कि मैं ऐसी कोई हरकत करूंगी? मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैं इन लड़कियों को जानती बहुत अच्छी तरह से हूँ। यू नो वॉट, जब मैं क्लब जाती हूँ तो मुझे ऐसी कई लड़कियां मिलती है। बट डोंट वरी, उन लड़कियों का इलाज भी मेरे पास है। इसकी औकात अब इसे मैं बताऊंगी, इसकी अकल ठिकाने ना लगाई तो मैं भी वेदिका नहीं। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई। उसे धुनकी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे कि वो धुनकी के साथ क्या करे और कैसे करे। तभी उसके दिमाग में एक ब्लॉकबस्टर आइडिया आया और उसने तुरंत इधर उधर अपनी नजरें घुमाई। सामने ही धुनकी अपने रूम में जा रही थी। उसे अपने रूम में जाते हुए देख उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई।
अगले ही पल उसने एक सर्वेंट को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वो सर्वेंट जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो सर्वेंट जैसे ही वेदिका के सामने आकर खड़ी हुई, वेदिका ने तुरंत पैसों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, एक काम करना है तुम्हें, अगर काम अच्छे से हुआ तो जितने पैसे अब दे रही हूँ इतने ही पैसे और भी दूंगी। और अगर वक्त वक्त पर मेरे काम आती रही तो इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें कि ऐसे ओबरॉय पैलेस में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। उस सर्वेंट के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद वो सर्वेंट धुनकी के रूम के बाहर आई और दरवाजा नॉक करते हुए बोली, आपको स्टोर रूम में प्रियांशी मैडम ने बुलाया है। धुनकी जो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी वो हैरानी से बोली, सुबह सुबह स्टोर रूम में लेकिन किस लिए? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, वो तो मुझे नहीं पता मैम साहब, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्लीज आप जल्दी से स्टोर रूम में आ जाए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। धुनकी ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े बिस्तर पर रखकर अपने रूम से बाहर निकली और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था लेकिन उसे खोलकर वो अंदर की तरफ आई और हैरानी से इधर उधर देखने लगी जहां उसे प्रियांशी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो प्रियांशी का नाम पुकारते हुए बोली, कहाँ हो तुम प्रियांशी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर कोई काम था तो मेरे रूम में आ जाती, मुझे अपने रूम में। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसे पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो दरवाजा काफी भारी था जो हवा से तो बिल्कुल नहीं हिल सकता था। वो तुरंत दरवाजे के पास आई और दरवाजा बजाते हुए बोली कि किसने दरवाजा बंद किया? ये खोलो दरवाजा। ये तुमने किया ना वेदिका? मैं कंफर्म हूँ ये हरकत तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? कितनी चालबाज लड़की हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ये सब करते हुए? ये बोलते हुए वो दरवाजा बजाए जा रही थी और बाहर खड़ी वेदिका के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। धुनकी का दिमाग कितना तेज चलता है ये जानकर उसे हैरानी हो रही थी। लेकिन बेशक से उसका दिमाग जितना मर्जी चलता हो लेकिन वो उसके खेल में तो फंस ही गई है ना, ये जानकर वो शैतानों की तरह मुस्कुरा रही थी। वो जल्दी से अब वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि उसे वहां पर कोई देखे वो वहां से भाग जाना चाहती थी। वही धुनकी ने अपना चेहरा बिल्कुल दरवाजे से लगाया हुआ था इसलिए जब उसे बाहर से वेदिका के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो समझ गई थी कि अब तक वेदिका वहीं पर थी, लेकिन अब वहां से जा चुकी है। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। दुनिया के लोग इतने गंदे होते हैं ये जानकर ही जैसे उसका दिल सा टूट रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वेदिका और स्वरांश से पंगा लिया, ये जानते हुए भी कि वो दोनों ही किसी भी हद तक गिर सकते हैं। स्वरांश ने उसके पीछे गुंडे भेजे और वेदिका ने उसे इस तरह से कमरे में बंद कर दिया। ये बात इस बात का सबूत थी कि उन लोगों के अंदर दिल तो है ही नहीं। उसने जोरों शोरों से दरवाजा बजाना शुरू किया ताकि कोई तो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुने और दरवाजा खोलने आए, लेकिन इस वक्त वसुंधरा जी पूजा घर में थी और पूजा घर में भजन और घंटियों की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती थी कि धुनकी की आवाज उन तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। और अगर उन्हें आवाज सुनाई भी देती तो वो उसे बचाने तो बिल्कुल भी नहीं आती। प्रियांशी अपने रूम में नहीं थी। वो सुबह सुबह योगा क्लासेस जाती थी। स्वरांश ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए थे और म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा था जबकि वेदिका अपने कमरे में थी। उसे कुछ दबी हुई आवाज धुनकी की अपने कानों में सुनाई दे रही थी लेकिन वो उस आवाज को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। प्रियांशी जोरों से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, प्लीज कोई तो दरवाजा खोल दो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज मेरी हेल्प करो। प्रियांशी प्लीज तुम तो मेरी हेल्प करो। ये बोलते हुए वो जोर जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारे जा रही थी। उसका हाथ भी एकदम लाल हो गया था लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला।
तभी स्वरित, जो सुबह सुबह अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसके कान खड़े हो गए। उसे धुनकी की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। वो तुरंत अपनी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर अपने रूम से बाहर निकला और इधर उधर नजरें घुमाने लगा। उसे धुनकी कहीं नजर तो नहीं आई, लेकिन उसकी नजर खुद ब खुद स्टोर रूम की तरफ उठ चुकी थी, क्योंकि आवाज उसी तरफ से आ रही थी। उसने अपने कदम भी स्टोर रूम की तरफ बढ़ा दिए। धुनकी अभी भी दरवाजा बजा रही थी और स्वरित, जो स्टोर रूम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, अब उसे वो आवाज बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। वो गुस्से से बोला, धुनकी को स्टोर रूम में किसने बंद किया? ये बोलते हुए वो तुरंत दरवाजे को हाथ लगने लगा, लेकिन वो दरवाजा खोलता उससे पहले ही किसी और ने दरवाजा खोल दिया। वो कोई और नहीं, स्वरांश था। स्वरांश दरवाजा खोलकर तुरंत अंदर की तरफ आया और अगले ही पल उसकी नजर धुनकी पर थी, जो दरवाजा खोलने की वजह से एकदम पीछे हो गई थी और अब गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने सामने खड़े स्वरांश को देख रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें बंद होने लगी और वो नीचे जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन स्वरांश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और तुरंत अपनी गोद में उठकर बाहर की तरफ लेकर आया। स्वरित बस हैरानी से उन दोनों को देखता ही रह गया। स्वरांश ने धुनकी को बिस्तर पर लिटाया और उसका चेहरा थपथपाने लगा। उसने जल्दी से वही साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और पानी की कुछ बूंदें धुनकी के चेहरे पर डाली। धुनकी की पलकें हल्की सी फड़फड़ाए और उसने अपनी आंखें खोली। वेदिका, जो दूर खड़ी गुस्से से धुनकी को देख रही थी, उसने अपनी मुठिया कस रखी थी। मुंह बनाते हुए वो आगे की तरफ आई। स्वरांश को धुनकी को इस तरह से गोद में उठाते हुए देख, उसे स्वरांश पर ही गुस्सा आ रहा था। वो धुनकी को स्वरांश से दूर करना चाहती थी, लेकिन स्वरांश तो जैसे खुद ब खुद उसके पास जाने का रास्ता बना लेता था। स्वरित धुन की तरफ देखते हुए बोला, माँ, तुम ठीक तो हो ना धुनकी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और तुम उस स्टोर रूम में क्या कर रही थी? स्वरित की बातें सुनते हुए धुनकी रो रही थी और उसकी नजरें वेदिका पर थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अगले ही पल स्वरित की तरफ भाग गई। वो स्वरित के सीने से लग गई तो स्वरांश की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत धुनकी को स्वरित से अलग करने लगा, लेकिन तब तक स्वरित ने धुनकी को अपनी बाहों में भर लिया था। स्वरांश का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। धुनकी रोते हुए बोली, वो मुझे वेदिका ने स्टोर रूम में। ये बोलते हुए वो सुबक रही थी। वेदिका का चेहरा डर से फीका पड़ गया। वहीं स्वरांश को एक अलग ही जलन महसूस हो रही थी। स्वरित के हाथ धुनकी की कमर पर देखकर उसके जबड़े कस रहे थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।